चीज को अगर रेस्ट से रोटेट करवाना है तो वी नीड द टॉर्क, है ना। तो जब भी हम टॉर्क को डिफाइन करेंगे ना, तो टॉर्क की डेफिनेशन सिंपल सी होती है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द टॉर्क। मोमेंट है, फोर्स या टॉर्क को जब भी हम डिफाइन करेंगे तो ये आपका होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना। कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो होता है ये आपका टॉर्क होता है ना। कि कोई भी फोर्स अगर उसका कोई टर्निंग इफेक्ट है तो उसकी वजह से उसमें टॉर्क होगा। तो टॉर्क की डेफिनेशन सिंपल से इतनी है। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि टॉर्क आपका एक एक्सियल वेक्टर है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। आर और एफ का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका टॉर्क, है ना। तो जो टॉर्क है एक वेक्टर होता है, इसको हम बोलते हैं टॉर्क इज एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर एक्ट अलोंग, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो एक्सिस रोटेशन के अलोंग होती है। और आर जो होता है ये आपका होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना। कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है, एफ तो फोर्स है ही। तो टॉर्क की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि ये क्या होता है, जैसे कि आपका आर क्रॉस है। इसको अगर मैं ठीक से समझूं तो जस्ट एक वही डायग्राम है कि जैसे जैसे आपको कोई नट ओपन करना है तो वी नीड द टॉर्क, है ना। कि अगर किसी नट को मुझे ओपन करना है यहाँ पे तो आपको क्या चाहिए होगा, टॉर्क चाहिए होगा। इस तरह से आपका, है ना। किस नट को अगर मुझे स्पैनर से ओपन करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई फोर्स लगाऊंगा ऐसे, है ना। लेकिन फोर्स से टर्न थोड़ी होगा, फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रोटेट हो, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका टॉर्क इज ए मोमेंट ऑफ फोर्स होता है ना। किसका रोटेट करना है तो आप फोर्स लगाओगे और कुछ डिस्टेंस भी होगी, तो फोर्स एंड डिस्टेंस के प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका टॉर्क बोलते हैं। तो ये जस्ट आपने इसमें डिफाइन किया, है ना। तो ये जस्ट आपने एक टॉर्क का एग्जाम्पल ये किस तरह से हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। मैथमेटिकली टॉर्क की वैल्यू होती है आर क्रॉस एफ। तो अगर मैं इसको समझूं तो मैं जस्ट इसको ऐसा समझ सकता हूँ, सपोज ये कोई एक्सिस ऑफ रेफरेंस है ना। और यहाँ पे मैं कोई इस तरह से रॉड ले लेता हूँ कि कोई रॉड जो है ये किसी इसके ऑरिजिन पे हिंज्ड है ना। कि ऑरिजिन पे ये रॉड क्या है, बेसिकली आपकी इस तरह से आपकी ये ऐसा तो बनता नहीं फिगर इसमें, यहाँ पे ऑरिजिन पे क्या है, बेसिकली आपकी इस तरह से आपकी ये हिंज्ड है, ये ऐसा, है ना। भाई ऑरिजिन पे क्या है, बेसिकली आपकी इस तरह से हिंज्ड है। यहाँ पे आप इसको हिंज कर लो लाइक दैट, है ना। और कोई फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि वे अप्लाई ए फोर्स हियर लाइक दैट, है ना। और ये जो फोर्स वेक्टर है वो एफ वेक्टर आ गया आपका। और इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसके जहां पे हिंज्ड है, इसके अबाउट ये हिंज्ड है या पिवोटेड है, एक ही चीज होती है ना। और यहाँ पे आपने फोर्स लगाया है तो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर सपोज आ रहा है ना, ये वाला डिस्टेंस आ रहा है। तो वही तो हम बोल रहे हैं कि जो टॉर्क होगा ये आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो क्या बता सकते हो आप मुझे, आर क्रॉस एफ से क्या डायरेक्शन होगी, कि टॉर्क की डायरेक्शन कोई बता सकता है क्या। भाई टॉर्क आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे आर और एफ के क्रॉस प्रोडक्ट की क्या डायरेक्शन होगी, कैन एनीबॉडी टेल। भाई क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, आर से एफ की तरफ टर्न करेंगे तो आपका थंब बाहर की तरफ आएगा ना। तो मतलब इस केस में जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो टॉर्क की डायरेक्शन के कैप हो जाएगी, है ना। आपका थंब बाहर की तरफ आएगा क्योंकि टॉर्क हमेशा एक्सिस के अलॉन्ग ही तो होता है। इसमें एक्सिस जेड एक्सिस है ना। किसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, बेसिकली आपका जेड एक्सिस है। यहाँ पे जस्ट हम ही बोल रहे हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जेड एक्सिस, इज जेड एक्सिस, है ना। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर जेड एक्सिस है तो आर क्रॉस एफ लेंगे तो ये आपका के कैप आ जाएगा,
अब के कैप का चीज आप समझना कि के कैप का मतलब रोटेशनल इफेक्ट कैसा होगा। तो जब भी कोई डायरेक्शन के कैप होगी तो उसका जो रोटेशनल इफेक्ट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। आप समझ गए कि अगर ये थंब बाहर की तरफ आ रहा है तो कोई चीज रोटेट कैसे करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर डायरेक्शन ऑफ टॉर्क के कैप है तो उसका रोटेशनल इफेक्ट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना। किस तरह से आप पेन लोगे, अगर ये थंब बाहर की तरफ आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, अगर ये अंदर की तरफ जाता है माइनस के कैप तो ये क्लॉकवाइज हो जाता है। तो जब भी टॉर्क की डायरेक्शन अगर कोई के कैप आ रही है तो उसका जो रोटेशनल इफेक्ट होता है ना, कि उसके अगर हम रोटेशनल इफेक्ट की बात करें तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे फोर्स लगाएं तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर मैं इसी फोर्स को ऐसा कर देता, ये फोर्स अगर मैं ऐसा लगाता इस डायरेक्शन में, है ना, तो यही चीज जो होती, अब डायरेक्शन ऑफ टॉर्क जो आर क्रॉस एफ होता है वो इनटू द प्लेन हो जाता, तो ये माइनस के कैप हो जाता। माइनस के कैप का मतलब रोटेशनल इफेक्ट क्लॉकवाइज हो जाता। अब देख लो यहाँ पे पेन रख के देखो कि अगर हम ऐसे ले जाए तो ये कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो रोटेशनल इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज है। अगर हम ऐसे फोर्स लगाएं जैसे मैंने आपसे ये बोला हुआ है तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, रोटेशनल इफेक्ट क्लॉकवाइज है। मेनली हम रोटेशनल इफेक्ट की बात करते हैं ज्यादातर, के कैप माइनस के कैप रेयरली हम यूज करते हैं। इसी केस में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मैंने फोर्स इस तरह इस डायरेक्शन में लगा दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क, अगर रॉड के अलोंग फोर्स लगा दिया तो क्या हो जाएगा टॉर्क की वैल्यू? जीरो। हाँ, जीरो हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है कि भाई ऐसे लगाओगे तभी तो रोटेट करेगा, ऐसे लगाएंगे तभी रोटेट करेगा, ऐसे खींचेंगे तो ये रोटेट होगा। तो मतलब इस केस में टॉर्क की वैल्यू जीरो होती है। तो यहाँ पे बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हम लिखते हैं कि इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एक्शन ऑफ फोर्स passes through axis of rotation, axis of rotation, then torque is zero, torque is zero, है ना। कि अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस रोटेशन से पास होती है तो टॉर्क की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। कि जो आप ये फोर्स अप्लाई कर रहे हो इसकी अगर लाइन इस एक्सिस से पास करे तो इस फोर्स की वजह से टॉर्क हमेशा जीरो होता है ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन जहाँ पे हिंज है या जहाँ पे पिवोटेड है उसी से अगर पास कर जाए तो चीज रोटेट होगी नहीं, तो मतलब टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। तो ये आप पहले लिख लो। ये आपका गैस है, ठीक है, ये आपने लिख लिया ऐसे। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो पूरे डिस्कशन है ना, ऐसे क्रॉस लॉस प्रोडक्ट सही नहीं लगता, है ना। कि भाई टॉर्क वैसे बेसिक डेफिनेशन में तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है, फिर मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, है ना। कि भाई एक्सिस ऑफ रेफरेंस है, यहाँ पे सेम ऐसी रॉड ले लो आप, एक वैसी जैसे रॉड थी, ये हिंज्ड है ऐसी, है ना। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को, इससे वो डेफिनेशन आ जाएगी जो हम जानते हैं। और यहाँ पे आपने कोई फोर्स अप्लाई कर दिया, वी अप्लाइड सम फोर्स लाइक दैट, है ना। कि यहाँ पे आपने कोई फोर्स अप्लाई किया एफ, एंड ये आपका एंगल थीटा हो गया, ये इसका पोजीशन वेक्टर है आर, है ना। तो हम क्या करते हैं ना, वैसे तो टॉर्क ही होता है, टॉर्क की वैल्यू आप बोलोगे आर क्रॉस एफ होता है, लेकिन अगर मैं टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ कितना होगा, ये आर एफ साइन थीटा ही तो हो जाएगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द आर एंड एफ, है ना। कि टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आर एफ साइन थीटा हो जाएगा।
अब आर एफ साइन थीटा को मैं ऐसे इंटरप्रेट कर सकता हूं कि अगर मैं फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को ऐसे पीछे एक्सटेंड करूं, है ना, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं ऐसे, यहां लाइक दैट, तो आपको पता है ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस आपकी आर साइन थीटा ही तो हो जाएगी, और इस आर साइन थीटा को हम बोलते हैं आर परपेंडिकुलर, है ना, कि भाई अगर ये पूरा आर है और परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करें तो ये आर साइन थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स एफ इंटू आर साइन थीटा, और आर साइन थीटा को लिख सकते हैं आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो जो टॉर्क का जो आपका सिंपल सी डेफिनेशन होती है मैग्नीट्यूड, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब ये आर परपेंडिकुलर क्या होगा ये आप लिख लेना, कि एफ तो फोर्स होगा, आर परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये ज्यादा अच्छा डेफिनेशन है कि जब भी आप टॉर्क निकालोगे तो फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो इससे क्या आ जाएगा, इसलिए आपका टॉर्क आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो हम यही सीखते हैं कि कैसे हम किसी सिस्टम का टॉर्क निकालें। तो टॉर्क की सिंपल सी डेफिनेशन है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस चीज की, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की एक्सिस ऑफ रोटेशन से, कि जहां भी वो हिंज्ड है वहां से उसके डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितनी हो जाएगी, है ना। तो एफ इंटू आर परपेंडिकुलर से निकालते हैं, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो जज कर ही लोगे आप। अगर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा ये, इधर से फोर्स लगाएंगे तो क्लॉकवाइज टर्न करेगा, और अगर इसके अलॉन्ग फोर्स लगाऊंगा तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो हम यही सीखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द टॉर्क। तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप उसमें टॉर्क मुझे कैलकुलेट करके बताओगे। पहले आप इसको लिख लो, जिसमें कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप यूज करो। ठीक है, ये आपका गया। मैं एक क्वेश्चन शेयर करता हूँ, उसको थोड़ा सा ट्राई करो, जिसमें कि सिर्फ टॉर्क कैलकुलेट करना है अभी। पहली बार टॉर्क निकालना बड़ा क्रिटिकल चीज है, उसको आना चाहिए आपको। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपका 20 न्यूटन है, और ये एंगल 30 डिग्री है। कितना नेट टॉर्क हो जाएगा एक ही वॉट, और वो कैसा होगा, नेट टॉर्क क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा।
ये आपका 30 न्यूटन है बेटा, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, ये वाला जो है दिस इज जो 30 न्यूटन, 10 न्यूटन, 30 न्यूटन, 20 न्यूटन। कुछ है आंसर या मैं एक्सप्लेन करूं? सर आप एक्सप्लेन कर दो। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो क्या है कि जब टॉर्क की वैल्यू हम लिखेंगे ना, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वन बाय वन मैं लेता हूँ, जैसे 10 न्यूटन टेंजेंशियल लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर ही तो होगा, है ना? तो पहला जो नेट टॉर्क निकालना है आपको, नेट टॉर्क, मैं बोलूंगा भाई ये वाला जो टॉर्क है 10 है, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब ये देखो, मुझे अभी बताओ, ये टॉर्क ओ के अबाउट इसका सेंस कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉकवाइज लिख लो इसके आगे। फिर हम आ जाते हैं इसके ऊपर, 20 के ऊपर, तो 20 को रिजॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका हो जाएगा 20 cos 30, और ये आपका हो जाएगा 20 sin 30। और देखो 20 cos 30 की वजह से तो कोई टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि वो तो वहीं से पास कर रहा है ना, इसकी वजह से टॉर्क जीरो हो जाएगा। 20 sin 30 की वजह से होगा, तो 20 sin 30 की वजह से जो टॉर्क हो जाएगा 20 sin 30 इंटू डिस्टेंस, 2 मीटर, क्योंकि अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो 2 मीटर ही तो है, क्योंकि आपने रिजॉल्व करके फोर्स को परपेंडिकुलर ऑलरेडी कर लिया। और ये वाला भी जो सेंस होगा ये क्लॉकवाइज होगा, तो दो क्लॉकवाइज को आपने प्लस कर दिया है
है ना। तो आप 30 की वैसे निकालते हैं, तो 30 ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर हो गया, तो -30 × 2 आ गया। ये माइनस इसलिए किया मैंने क्योंकि इसका क्लॉकवाइज सेंस होगा, इसका भी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लगा दिया हमने। बस इसको सॉल्व करके नेट टॉर्क निकाल लो। तो जो नेट टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, अब देखो ये 20 आ गया, ये आपका, -20। हाँ -20 और न्यूटन मीटर। अब माइनस का मतलब वही है कि या तो आप माइनस लिख दो या लिख दो कि नेट टॉर्क जो होगा वो 20 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा, मतलब पूरी चीज रोटेट करेगी, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगी। तो ये नेट टॉर्क आ गया। तो माइनस नहीं लिखते हैं यूजली, हम ऐसा सेंस लगा देते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो ये आपका नेट टॉर्क आ गया। इसी नेट टॉर्क की वजह से तो ये बॉडी रोटेट करेगी, है ना, क्योंकि उस टॉर्क अगर बच जाएगा तो उसकी वजह से बॉडी क्या करती है, जैसे कि आपकी रोटेट करती है। तो इस तरह से सिंपली टॉर्क हम निकालते हैं। टॉर्क निकालने का ये मेथड होता है। आपके स्कूल में सिलेबस कहाँ तक पहुंच गया? स्कूल में कौन से चैप्टर्स चल रहे हैं आपके? अभी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स चल रहा है। वो मतलब वो एनसीईआरटी 2 पे चले गए ना वो तो। यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक, कोई नहीं, पहुंच जाएंगे हम भी। ये रोटेशन है, फिर ग्रेविटेशन आ जाएगा, फिर ये तो खत्म ही हो जाता है, उस पर भी हम आ जाएंगे बहुत जल्दी। ये आपका गैस है ना। तो दिस वे वी कैलकुलेट। तो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें टॉप निकालना है, उसको आप देखो जरा सा। नहीं कर रहे हो? हाँ, ये क्वेश्चन देखो जरा सा। थोड़ा इसका कैलकुलेशन मुश्किल है जरा लग रहा है।
रूट्स वगैरह बहुत इन्वॉल्व हो गए ना। हाँ, 90 सही है आपका आंसर। ठीक है, ये आपका गैस था राइट। है ना, इसमें टॉक निकालते हैं हम थोड़ा सा। तो हम क्या करेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे, है ना, इस तो आसान क्वेश्चन है ये। तो जैसे 30 का ये वाला कंपोनेंट 30 cos 60 हो जाएगा। तो इसकी वजह से तो कोई टॉर्क होगा नहीं, क्योंकि ये तो यहीं पे पास कर रहा है। तो टॉर्क जो होगा वो 30 sin 60 की वजह से होगा। ऐसे ही यहाँ भी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 20 cos 45 डिग्री। लेकिन टॉर्क जो होगा वो इसकी वजह से होगा, 20 sin 45 डिग्री की वजह से। है ना, तो टॉर्क निकालते हैं। भाई इस 10 न्यूटन की वजह से तो कोई टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि तो सेंटर से ही पास कर रहा है। तो नेट टॉर्क जब आप निकालोगे तो पहला टॉर्क तो जीरो ही हो गया। अब इसमें 20 कॉस की वजह से नहीं होगा, 20 साइन की वजह से होगा। तो 20 साइन 45, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 10 है। 10 को मीटर में कन्वर्ट कर लो आप, 0.1 ले लो। है ना, और ये सेंस जो होगा इसका क्लॉकवाइज होगा। ऐसे इसमें भी 30 cos 60 की वजह से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा इसकी वजह से होगा। और इसका सेंस भी क्लॉकवाइज होगा, तो प्लस ही हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 30 साइन 60 इंटू डिस्टेंस 0.05। ये भी क्लॉकवाइज, बस दोनों को ऐड कर दो आप, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करके 2.71 आ जाएगा न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज वाला आंसर तो वैसे ही गलत हो गया। अब इनमें चॉइस है तो ये 2.71 आ जाएगा आपका आंसर, डी ऑप्शन। तो इस तरह से वी कैलकुलेट द टॉर्क, है ना, कि टॉर्क कैलकुलेट करने का ये मेथड होता है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया 2.71 न्यूटन वर्ड मीटर क्लॉकवाइज सेंस में, राइट। तो इस तरह से हम टॉर्क निकालते हैं। अब आ जाता है कि भाई जो नेक्स्ट चीज हम इसमें पढ़ेंगे, वी स्टडी, है ना, ये चीज जानने के बाद अब मेन चीज पे हम आ जाते हैं कि भाई तो टॉर्क निकालना हमने सीख लिया। भाई टॉर्क कैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। अब हम आ जाते हैं बेसिकली आपका जो हम थ्योरी पढ़ रहे थे। हाँ, ये आपका आगे टॉर्क निकाल लिया आपने। अब जो हम बात करेंगे ना इक्विलिब्रियम, तो अब इक्विलिब्रियम भी दो तरह के हो जाएंगे ना। एक तो अब तक हम पढ़ रहे थे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, है ना, कि यहाँ पे आप समझना कि वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। कि बॉडी अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में जब भी कोई बॉडी होता है तो उसके ऊपर सारे फोर्सेस का सम जीरो हो जाता है।
एफ नेट की वैल्यू 0 हो जाती है उसके ऊपर। एफ नेट 0 होने का मतलब है कि फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं, फोर्सेस आर बैलेंस्ड, है ना। तो ये तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो गया आपका। ऐसी बॉडी अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क 0 हो जाता है ना। नेट टॉर्क 0 होने का मतलब हो जाता है कि इसमें टॉर्क बैलेंस होता है, टॉर्क बैलेंस, है ना, कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में फोर्सेस बैलेंस होते हैं और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या बैलेंस होगा, बेसिकली आपका टॉर्क बैलेंस होता है ना। तो जब टॉर्क का सम 0 हो जाए तो कोई चीज रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, जब फोर्स 0 हो जाए तो ये होगा। लेकिन अगर बैलेंस नहीं हो, है ना, कि सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने आपसे बोला कि नेट टॉर्क 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, तो जो नेट टॉर्क होता है ये हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा, जैसे नेट फोर्स मास इंटू एक्सलेशन के इक्वल होता है, नेट टॉर्क की वैल्यू आई अल्फा की इक्वल होती है। ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशन हो गया, इसी को हम बोलेंगे न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशन, है ना, कि भाई किसी बॉडी के ऊपर अगर नेट टॉर्क 0 नहीं है तो नेट टॉर्क इक्वल हो जाएगा आई एन अल्फा के। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा जो हो जाएगा इसका एंगुलर एक्सलेशन हो जाएगा, है ना। तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा हो जाएगा, आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया और अल्फा क्या हो जाएगा, इसलिए आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। तो ये आप ध्यान रखना कि या तो टॉर्क बैलेंस होगा या टॉर्क की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आई अल्फा की, है ना। तो ये चीज अब आपको अप्लाई करना है, जैसे आप अप्लाई करते थे ना कि अगर एफ नेट 0 नहीं है तो एफ नेट की वैल्यू मास इंटू एक्सलेशन के इक्वल होती थी, तो मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ए की जगह पे अल्फा आ गया, है ना। इसी को हम बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशन, कि जैसे आप नेट टॉर्क निकाल रहे हो उसको आप आई अल्फा के इक्वल पुट कर देना। लेकिन ध्यान रखना कि जो तीनों टर्म इसमें यूज हुए हैं उसको आपको सेम एक्सेस के अबाउट लेना है, अबाउट सेम एक्सेस, है ना, कि मतलब जिस एक्सेस के अबाउट आप टॉर्क लोगे उसी एक्सेस के अबाउट मोमेंट इनर्शिया होगा और उसी एक्सेस के अबाउट अल्फा हो जाएगा, है ना, कि जो तीनों में अप्लाई करेंगे वो किसके अबाउट अप्लाई करेंगे, इसलिए आपके सेम एक्सेस के अबाउट, अबाउट सेम एक्सेस, है ना। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखोगे। तो अभी मैं एग्जांपल लूंगा तो गेट टू नो कि किस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका राइट, जैसे इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, उसको जस्ट मैं यहाँ पे कोट करूंगा, है ना, कि बहुत अच्छा एग्जांपल होगा यहाँ पे, कि सपोज करो यहाँ पे कोई इस तरह से रॉड है ना, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, बाद में आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना। ये आपका कोई रॉड है और रॉड को आपने क्या किया ना, इस जगह पे पिवोटेड कर दिया, कि इस जगह पे रॉड पिवोटेड है ना, और यहां से एक स्ट्रिंग लगा हुआ है आपका, यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ, बेसिकली आपका एक स्ट्रिंग, और ये यहाँ पे सपोर्ट पे रखा हुआ है, और ये जो डिस्टेंस है आपको दिया हुआ है L/4, है ना। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो कौन कौन से फोर्सेज होंगे, एक तो इसके सेंटर में वेट लग जाएगा, एक आपका हो जाएगा टेंशन, और एक यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग जाएगा,
है ना, कि जहां पे पीरियड लगा हुआ वहां पे क्या लग जाएगा बेसिकली आपका नॉर्मल फोर्स। तो इसके से पहला क्वेश्चन ये होता है कि इफ रॉड इज स्टेशनरी, देन फाइंड आउट टी एंड नॉर्मल फोर्स। ये कितना हो जाएगा कि अगर ये रॉड स्टेशनरी है तो टेंशन इन स्ट्रिंग एंड नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो थोड़ा सा ट्राई करो, कैलकुलेट करो क्या आपका आंसर आ रहा है। है ना, अगर ये रॉड स्टेशनरी है तो टी और एन की वैल्यू वेट के टर्म्स में क्या होगी ये आपको बताना होता है। ये फर्स्ट पार्ट है, इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा, इसी क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। नहीं, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम में है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत तो तब पड़ेगी जब ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो। तो हम बोलेंगे भाई ये दोनों तरह के इक्विलिब्रियम में, इसके ऊपर नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है। वह रोटेट भी नहीं कर रहा है और ट्रांसलेट भी नहीं कर रहा है। तो नेट फोर्स जीरो का तो एकदम आसान होता है, एन ऊपर है टी ऊपर है तो एन प्लस टी जो होगा वो वेट के इक्वल हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि एन और टी दोनों अननोन है ना, तो आपको टॉर्क जीरो भी करना पड़ेगा। तो इसमें नेट टॉर्क भी बैलेंस होगा। अब नेट टॉर्क हम किस पॉइंट के अबाउट लेंगे? mg। हाँ, सेंटर के अबाउट भी ले सकते हो, वैसे किसी के अबाउट भी ले सकते हो, चाहे तो आप इसके अबाउट ले लो, इसके अबाउट ले लो, इसके अबाउट ले लो, है ना, कि अगर बॉडी रेस्ट पे है, ए बॉडी इज स्टेशनरी, है ना, देन टॉर्क कैन बी टेकन अबाउट एनी पॉइंट। कैन बी टेकन अबाउट एनी पॉइंट। कि अगर बॉडी स्टेशनरी तो टॉर्क हम किसी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, चाहे तो आप सेंटर के अबाउट ले लो, चाहे आप इस पॉइंट के अबाउट ले लो, चाहे इस पॉइंट के अबाउट ले लो, अगर बॉडी स्टेशनरी है तो,
है ना। तो मैं जैसे आपने सेंटर बोला तो सेंटर ही लेता हूँ। तो आप देखो सेंटर के अबाउट इसमें 3 फोर्स हैं। अगर मैं बोलूँ कि सेंटर के अबाउट व्हाट इज द टॉर्क ड्यू द वेट, तो वो 0 हो जाएगा ना, ये वेट सेंटर के पास हो रहा है। व्हाट इज द टॉर्क ड्यू द नॉर्मल फोर्स, तो हम बोलेंगे नॉर्मल इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका L/4 हो जाएगा, 10 इंटू L/4 हो गया। और सेंटर के अबाउट इस नॉर्मल की वजह से क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये टॉर्क क्लॉकवाइज हो जाएगा। ऐसे टी की वजह से निकालते हैं, तो टॉर्क ड्यू टी जो होगा वो आपका इतना हो जाएगा, L/2. टी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, है ना। और ये सेंटर के अबाउट इस टेंशन की वजह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, है ना। तो आप देखो इसमें 3 टॉर्क लग रहे हैं, इसमें एक तो 0 है, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क तो 0 होना है ना। तो मतलब क्लॉकवाइज नेट टॉर्क का मतलब 0 का मतलब होता है कि क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। मतलब n इंटू L/4 किसके इक्वल हो जाएगा, T इंटू L/2 के। तो L L यहां से कैंसिल, और आपका जो n की वैल्यू होगी वो 2T के इक्वल हो जाएगी, है ना। अब सही है कि भाई n प्लस टी एम जी के इक्वल है और n 2T के इक्वल है। तो n प्लस टी एम जी के इक्वल है और n 2T के इक्वल है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे कि भाई n को 2T पुट कर दो, इक्वल टू एम जी। तो जो t होगी इसकी वैल्यू mg/3 हो जाएगी, और n 2T के इक्वल है तो n की वैल्यू कितनी होगी, इसलिए आपकी 2mg/3 है। तो अब तक आप ये नहीं निकाल पाते थे कितना होगा, कि जब अगर आपको रोटेशन नहीं पढ़ा है आपने, तो हम ये तो लिख सकते हैं कि n ऊपर लगेगा, t ऊपर लगेगा, वेट नीचे लगेगा, तो n प्लस टी mg के इक्वल होगा। अब n और t कितने के इक्वल होगा mg के टर्म्स में, वो आप टॉर्क बैलेंस करके ही निकाल पाओगे कि अगर ये रोटेट नहीं कर रहा है, मतलब जितना क्लॉकवाइज टॉर्क होगा उतना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को आपने बैलेंस किया तो n 2T के इक्वल आ गया, ये आप जस्ट लिख लिया आपने। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आ गया, इसको लिख लो। ठीक है, क्या कर दिया। अब इसी क्वेश्चन में आ गया, मैं दोनों चीज आज ही समझाना चाहता हूं आपको। मैं पहली चीज तो इक्विलिब्रियम पे आ गई कि आपने बोला कि भाई अगर इक्विलिब्रियम है तो फोर्स भी बैलेंस होंगे, टॉर्क बैलेंस होंगे। अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो क्या होगा। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट इसमें हम पढ़ेंगे कि सेकंड पार्ट इसी का क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट नॉर्मल जस्ट आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग, कि नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी जैसे हम स्ट्रिंग को कट करते हैं। ये आपका कोई रॉड है, इस जगह पे आपने कोई पिवट लगा दिया और आपने स्ट्रिंग कट कर दिया। अब स्ट्रिंग नहीं है, डिस्टेंस आपका L/4 है। तो जैसे आप अब स्ट्रिंग कट करोगे ना, अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। जैसे आप स्ट्रिंग कट करोगे तो इसका सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड आएगा जब किसी एक्सलेशन से, और इस पिवट के अबाउट ये टर्न करेगा ऐसे, तो इसका कुछ एंगुलर एक्सलेशन होगा, है ना। और ऑब्वियस बात है कि फ्री बॉडी डायग्राम में अगर हम बात करें तो एक तो वेट लग जाएगा और एक नॉर्मल लग जाएगा यहाँ।
स्ट्रिंग तो अब है नहीं, स्ट्रिंग को तो आपने कट कर दिया। तो जैसे हम स्ट्रिंग को कट करेंगे अभी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अगर इक्विलिब्रियम नहीं होता है तो फिर 3 स्टेप आपके पास होती है कि अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो पहला स्टेप होता है कि आप यहां पे लिखो नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। दूसरा होता है बेसिकली आपका नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। और तीसरा होता है रिलेशन बिटवीन द ए एंड अल्फा, रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा। भाई या तो इक्विलिब्रियम में होगा तो फोर्स एंड टॉर्क बैलेंस कर दिया, लेकिन जैसे आप स्ट्रिंग कट करोगे अब ये इस तरह से नीचे जाएगा ना, तो अब इक्विलिब्रियम थोड़ी है ना। तो अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो ये 3 स्टेप होते हैं कि नेट फोर्स एम ए के इक्वल आ गया कि अगर ये सेंटर इसका सपोज आपका किसी ए से नीचे जा रहा है तो एम जी नीचे है एन ऊपर है। तो पहली इक्वेशन हम लिख लेंगे एम जी माइनस एन इक्वल टू एन, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन हम टॉर्क की लिखेंगे, तो टॉर्क का आप इस पिवोट के वोट लोगे तो आप देखो एन की वजह से टॉर्क तो 0 हो जाएगा। एम जी की वजह से जो टॉर्क होगा वो आपका हो जाएगा एम जी इंटू एल बाई 4। है ना भाई, एन की एन पिवोट के वोट ले रहे हैं ना, ये टॉर्क हम किसी पॉइंट के वोट ले सकते हैं, तो हमने पिवोट के वोट ले लिया। तो एन की तो वहीं से पास हो रहा है, टॉर्क 0 हो गया, एम जी इंटू एल बाई 4 डिस्टेंस आ गई, और ये टॉर्क इक्वल। तो नेट फोर्सेस अगर बैलेंस है तो फोर्स भी बैलेंस करना है, टॉर्क भी करना है। अगर बैलेंस नहीं है तो नेट फोर्स एम ए के इक्वल होगा और नेट टॉर्क आई के अल्फा के इक्वल होगा। और थर्ड में ए और अल्फा में रिलेशन, तो ए इक्वल टू अल्फा इंटू एल बाई 4 हो जाएगा। ये तो होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या होता है, अल्फा आर। तो अगर ये अल्फा से रोटेट कर रहा है तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ही तो होगा। तो ये डिस्टेंस आपकी एल बाई 4 है। तो ए और अल्फा में रिलेशन आ गया, तो 3 इक्वेशंस आपके आ गए। अब मेन चीज है इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेंगे, कोई आइडिया दे सकता है क्या मुझे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे क्या लेना चाहिए अगर रेल लेंथ की रॉड है तो? ml² by 3। नहीं, एंड पे थोड़ी पीवॉट है, आपको लेना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पीवॉट, क्योंकि आपने जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉक लेते हैं उसी पॉइंट के अबाउट अल्फा आता है और उसी पॉइंट के अबाउट आई आता है। तो सेंटर से अगर पास होता है एक्सेस ये, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाता है। लेकिन आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा ना, तो प्लस एम एच स्क्वायर, कि अगर ये सेंटर से पास होता है तो एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, लेकिन आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो एम इंटू एल बाई 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो हो जाएगी वो 7/48 एम एल स्क्वायर हो जाएगी, है ना। इसको आप यहाँ पुट कर दो, देखो क्या आ रहा है नॉर्मल की फोर्स की वैल्यू, है ना। 3 इक्वेशन को सॉल्व करके आ जाएगा। So 4 mg by 7.
हाँ सही आंसर है। तो इससे आप जो भी पूछा हुआ है वो निकाल सकते हैं। कई बार आपसे ए पूछ सकते हैं, कई बार अल्फा पूछ सकते हैं, है ना, कई बार ए पूछ सकते हैं, कई बार अल्फा पूछ सकते हैं, कई बार आपका एन पूछ सकते हैं, जो भी पूछते हैं निकाल लेंगे। तो आपने सही बोला कि एन की वैल्यू जो होगी ना, वो 4 mg/7 हो जाएगी। तो रोटेशन यही है। हाँ, रोटेशन हमें लगता है कि बहुत कोई मुश्किल सी चीज है, कुछ नहीं है रोटेशन में। रोटेशन में ये दो स्टेप है ही। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि इक्विलिब्रियम है, तो आप फोर्स एंड टॉर्क बैलेंस कर दो। और अगर इक्विलिब्रियम नहीं है, तो फोर्स एम ए के इक्वल हो जाएगा, टॉर्क आई अल्फा के इक्वल हो जाएगा। लेकिन टू इक्वेशंस हैं, थ्री अननोन है, तो ए और अल्फा को रिलेट कर दो। तो आपने पढ़ा तो था सर्कुलर मोशन में, टेंजेंशियल एक्सलेशन इज इक्वल टू अल्फा आर होता है। तो कोई भी चीज अगर ऐसे रोटेट कर रही है ऐसे, तो अगर सेंटर ऑफ मास के वर्ड इसका अल्फा है, तो इसकी टेंजेंशियल एक्सलेशन ही तो होगी एटी। तो एटी इक्वल टू अल्फा आर हो जाएगा। तो एटी इक्वल टू अल्फा आर यूज कर लिया हमने। इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी अननोन चीज होगी वो आप कैलकुलेट कर लो, है ना, कि जो भी चीज अननोन होगी वो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए आपका कैलकुलेट। ठीक है, ये आपका गया इस तरह से। है ना, तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है कैसे करते हैं। बस एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, वो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्या है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। सपोज आपका यहाँ पे इस तरह से कोई आपका वॉल है ना, कि वॉल एंड फ्लोर है, और इसमें कोई ऐसे रॉड रखा हुआ है ऐसे, है ना, कि इस तरह से आपने क्या प्लेस कर दिया, एक कोई रॉड, है ना, कि एक आपने रॉड रख दिया। इसकी जो वॉल है वो स्मूथ है, और ये जो फ्लोर है वो रफ है, और दिस एंगल इज थीटा, है ना। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि फाइंड आउट मिनिमम म्यू सो दैट रॉड रिमेन स्टेशनरी, या रॉड जस्ट नॉट स्लिप, जस्ट नॉट स्लिप, ये आपको बताना है ना, कि अगर ये रॉड जस्ट स्लिप नहीं कर रही है तो यहाँ पे मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए। तो ये इक्विलिब्रियम का केस है। अगर इक्विलिब्रियम का केस है तो इसमें फोर्स भी बैलेंस होंगे, टॉर्क भी बैलेंस होगा। और इसमें सिर्फ कौन कौन से फोर्स लग जाएंगे, एक तो सेंटर ऑफ मास में mg और नॉर्मल। नॉर्मल दो लग जाएंगे, है ना, एक आपका नॉर्मल यहाँ लगेगा, और एक नॉर्मल आपका यहाँ लग जाएगा ऐसे, और एक फ्रिक्शन लग जाएगा, क्योंकि राइट ये इस तरफ स्लिप हो रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन इस तरफ लग जाएगा। और चूंकि इसने मिनिमम में पूछा हुआ है, तो ये फ्रिक्शन लिमिटिंग हो जाएगा। बस आप फोर्स बैलेंस करो, टॉर्क बैलेंस करो, आपका आंसर आ जाएगा।
आपके आंसर में सिर्फ एंगल आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ ऐसे, है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान दो आप इसमें। देखो क्या करेंगे हम इसमें। अगर वर्टिकली डायरेक्शन में फोर्सेस अगर हम बैलेंस करें तो वी कैन राइट N1 इक्वल टू mg। भाई वेट लेने के लग रहा है N1 है, ऊपर लग रहा है तो N1 इक्वल टू mg तो होगा। अगर हॉरिजेंटली बैलेंस करें तो वी कैन राइट N2 इक्वल टू
म्यू इंटू एन वन, कि एन टू राइट वर्ड है, म्यू इंटू एन वन जो फ्रिक्शन है वही तो बैलेंस कर रहा है इसे। तो एन टू की वैल्यू अगर एन वन की वैल्यू मैं ये पुट कर दूं यहाँ पे, तो एन टू की वैल्यू म्यू एम जी हो जाएगी। तो पहली इक्वेशन आपकी आ गई कि एन टू की वैल्यू म्यू एम जी होगी। नहीं, इससे कोई फायदा नहीं हुआ ना इसमें, तो म्यू कैसे निकालेंगे? तो हम टॉर्क बैलेंस करेंगे। ये रोटेट भी तो रॉड नहीं कर रही है ना, तो बैलेंस टॉर्क अबाउट सेंटर, कहीं भी ले सकते हैं लेकिन सेंटर ज्यादा सही है। टॉर्क अबाउट सेंटर, ये जो सेंटर है उसके अबाउट हम टॉर्क बैलेंस कर लेंगे। तो टॉर्क एम जी की वजह से तो जीरो हो जाएगा, एन टू की वजह से टॉर्क होगा, तो एन टू ये आ गया, ये लाइन आ गई, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। तो अगर ये एंगल थीटा है तो आपको पता है ये डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज तो एल बाई टू हो जाएगा। तो अगर ये एल बाई टू होगा तो ये एल बाई टू साइन थीटा हो जाएगा। तो जो एन टू की वजह से टॉर्क होगा तो आपका हो जाएगा एन टू इंटू एल बाई टू साइन थीटा, और इसका सेंस क्लॉकवाइज हो जाएगा। ऐसी टॉर्क ड्यू टू द एन वन ले लेते हैं हम। तो एन वन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी ये हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस होगी वो एल बाई टू कॉस थीटा हो जाएगी। तो ये एल बाई टू कॉस थीटा हो गई, और ये क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एक और बच गया ना, ये म्यू एन वन है ना, कि टॉर्क ड्यू टू द फ्रिक्शन भी तो होगा म्यू इंटू एन वन। तो म्यू इंटू, n1 sin theta L/2. हाँ एल बाई टू साइन थीटा, क्योंकि ये डिस्टेंस ही तो ले लेंगे हम इसमें। ये आपका एल बाई टू साइन थीटा हो जाएगा, बड़ा केयरफुली करना आपसे, एल बाई टू साइन थीटा। और ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला क्लॉकवाइज ही होगा, क्लॉकवाइज हो गया। आपको पता है ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो जैसे फोर्स बैलेंस हो रहा था वैसे टॉर्क भी तो बैलेंस होगा। तो क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज है एन टू एल बाई टू साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एन वन एल बाई टू साइन थीटा, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क सिर्फ एक ही है, एन वन इंटू एल बाई टू कॉस थीटा। ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अब इसकी वैल्यूज आप यहाँ से पुट कर दो, एन वन एंड एन टू की इसमें, और क्या आंसर आ रहा है आपका चेक करो। तो आप देखोगे म्यू का वैल्यू एंगल के टर्म्स में आ जाएगा। Cot theta/2. हाँ कॉट थीटा बाई टू आ गया। यहाँ से जो म्यू की वैल्यू होगी ना वो आपका कॉट थीटा हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा है ना। तो ज्यादा हम रोटेशन थोड़ा सा स्लो ही पढ़ते हैं हम, क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल चीज है ना ये। तो बस इसको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेना जो मैंने बताया आपको, है ना। तो कल हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल इसी चीज को हम पुली वगैरह में अप्लाई कर देंगे। पुली भी अब, पहले मास्टर्स पुली लेते थे, अब मास वाली पुली ले लेंगे, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको रिवाइज करके फिर कल आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। ओके, बाय बाय। Thank you so बाय।